Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ के सॉल्व प्रॉब्लम की सीरीज़। इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम देख लिया था जिसमें हमने नेट वैल्यूएशन के ऊपर गुडविल को कंप्यूट किया था। इस प्रॉब्लम में हम जो एडजस्टमेंट देखेंगे वो है डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, यानी कि जो डिबेंचर्स है उसे डिस्चार्ज कर देंगे हम प्रीमियम में। तो चलिए देखते हैं हमारी सॉल्व प्रॉब्लम की सीरीज़ में ये नेक्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ का। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेंगे। द ब्लैक कंपनी लिमिटेड एंड वाइट कंपनी लिमिटेड एग्रीड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी कलर कंपनी लिमिटेड। द बैलेंस शीट्स ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट जो दी गई है वो इस तरह से है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। शेयर कैपिटल, शेयर्स जो हैं वो 10 रुपीज़ ईच के हैं। तो बिग कंपनी के पास 1500 शेयर्स हैं और स्मॉल कंपनी के पास 800 शेयर्स हैं। तो शेयर कैपिटल जो है वो बन जाएगा 15,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़ का। जनरल रिजर्व ओनली ब्लैक कंपनी के पास 8,000 रुपीज़ का। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ब्लैक कंपनी के पास 2,000 रुपीज़ का और वाइट कंपनी के पास 2,000 रुपीज़ का। 5% डिबेंचर्स जो सिर्फ वाइट कंपनी के पास है 6,000 रुपीज़ के। सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,500 एंड 3,200 रुपीज़। एसेट में हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ब्लैक कंपनी 2,500 रुपीज़, वाइट कंपनी 1,500 रुपीज़। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ब्लैक कंपनी 10,500, वाइट कंपनी 6,000 रुपीज़। मोटर व्हीकल, ब्लैक कंपनी 1,000, वाइट कंपनी के पास मोटर व्हीकल नहीं है। स्टॉक, ब्लैक कंपनी 6,000 रुपीज़, वाइट कंपनी 7,800 रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स 8,200, ब्लैक कंपनी 2,100, वाइट कंपनी। कैश जो है वो 4,300 ब्लैक कंपनी और 1,800 वाइट कंपनी के पास। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है और इनकी बैलेंस शीट्स है ब्लैक कंपनी एंड वाइट कंपनी दोनों की। अब ब्लैक एंड वाइट कंपनी अमालगमेट हो रही है नई कंपनी में जिसका नाम है कलर कंपनी। तो जो कलर कंपनी है वो टेक ओवर कर रही है सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को दोनों भी कंपनी की फॉलोइंग टर्म्स पर, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। मोटर व्हीकल जो है वो ब्लैक कंपनी की वो वैल्यूड की गई है 3,000 रुपीज़ में, यानी कि मोटर व्हीकल जो है वो मोटर व्हीकल अब ली जाएगी सिर्फ 3,000 रुपीज़ को, जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, यानी कि वैल्यू रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट जो एंट्री है वहाँ पर दिया, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो है गुडविल ऑफ ब्लैक कंपनी एंड वाइट कंपनी इज़ टू बी वैल्यूड एट 8,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ब्लैक कंपनी और वाइट कंपनी को 8,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट है वो गुडविल की मिलेगी, जिसे कि हमें परचेस कंसिडरेशन में लिखना होगा। देन डिबेंचर्स ऑफ वाइट कंपनी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट प्रीमियम ऑफ 4% बाय द इशू ऑफ 5% डिबेंचर्स ऑफ कलर कंपनी। अब देखिए 5% डिबेंचर्स जो है वो वाइट कंपनी के पास है। डिबेंचर्स की जो अमाउंट है वो है 6,000 रुपीज़ की। अब इस डिबेंचर्स को हमें कहा गया है कि डिस्चार्ज करना है एट द प्रीमियम ऑफ 4%, यानी कि 4% प्रीमियम में इसे डिस्चार्ज करना है। तो 6,000 पर 4% प्रीमियम आता है 240 रुपीज़ का, यानी कि जो डिबेंचर्स डिस्चार्ज होंगे वो 6,000 में और प्रीमियम भी उसके साथ देना पड़ेगा 240 रुपीज़ का। और ये जो डिस्चार्ज होने वाला है वो किस तरह से होगा, तो ये जो डिस्चार्ज होगा वो नई कंपनी के डिबेंचर्स यानी कि कलर कंपनी के डिबेंचर्स से इशू करेंगे, यानी कि ओल्ड डिबेंचर को हम जो डिस्चार्ज करेंगे उसके लिए न्यू कंपनी के डिबेंचर इशू किए जाएंगे। सो 6,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स को नई कंपनी के तरफ से 6,240 रुपीज़ इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, the sundry debtors and cash of white company limited are to be retained by the liquidators and sundry creditors are to be paid out of the proceeds thereof। अब वाइट कंपनी के जो सन्ड्री डेटर्स और कैश है वो वाइट कंपनी ने अपने पास ही रखे हैं और उनके जो प्रोसीड्स आने वाले हैं उसमें से वो अपनी कंपनी के क्रेडिटर्स को पेड करेंगे, यानी कि डेटर्स को वसूल करेंगे, कैश भी है उनके पास है। तो इन दोनों में से जो अमाउंट उनके पास आएगी उस अमाउंट में से वो उसकी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उन सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी डिस्चार्ज कर देंगे, उनका भी पेमेंट कर देंगे। तो ये वाली एंट्रीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा।
तो चलिए, हमें बताया गया है शो द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन द वाइट कंपनी लिमिटेड। तो वाइट कंपनी की क्लोजिंग एंट्रीज हमें बतानी है और नई कंपनी की बैलेंस शीट हमें बतानी है। फ्रेंड्स, हमारे पास लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड है, जिसे कि हमने गौर से देख लिया है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे हमारी परचेज कंसिडरेशन को। तो परचेस कंसिडरेशन जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। परचेस कंसिडरेशन का एक फॉर्मेट होता है और उसे कैलकुलेट करने की मेथड्स भी होती हैं। इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने पोस्ट करके रखा हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को अगर देख लें तो परचेस कंसिडरेशन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब भी हम परचेस कंसिडरेशन करते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम बन जाते हैं, पर्टिकुलर्स और दोनों कंपनी के कॉलम, यानी कि ब्लैक कंपनी लिमिटेड एंड वाइट कंपनी लिमिटेड। परचेस कंसिडरेशन जो शुरू होगा वो एसेट से शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एसेट हमने टेक ओवर कर दिया है, जैसे कि हमें बताया गया है कि सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो है 2500 एंड 1500 की। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने ले ली है, ब्लैक कंपनी की 10,500, वाइट कंपनी की 6,000। मोटर व्हीकल जो है वो ब्लैक कंपनी के पास थी 10,000 रुपीज़ की, जिसे कि हमने रिड्यूस कर दिया है 3,000 रुपीज़ तक। यानी कि प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि 10,000 की जो व्हीकल थी ब्लैक कंपनी की, वो नई कंपनी लेगी 3,000 रुपीज़ में। तो जो रीवैल्यूड अमाउंट है हमारी एसेट की, वही अमाउंट हम हमारी परचेस कंसिडरेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगी हमारी चेंज्ड अमाउंट। उसके बाद जो है वो है स्टॉक। स्टॉक जो है वो है ब्लैक कंपनी का 6,000, वाइट कंपनी का 7,800। देन सन्ड्री डेटार्स। सन्ड्री डेटार्स जो है वो ब्लैक कंपनी के हम ले रहे हैं, क्योंकि वाइट कंपनी के सन्ड्री डेटार्स वाइट कंपनी ने अपने पास ही रखे हुए हैं। और साथ ही साथ जो कैश है वो भी हम सिर्फ ब्लैक कंपनी के ले रहे हैं, वाइट कंपनी ने अपने पास ही रखी है उस कैश को। तो हमारे जो टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ जो टेक ओवर कर लिए हैं हमारी नई कंपनी ने, वो हमारे पास आ चुके हैं। तो हम टोटल करेंगे हमारे एसेट की, जो कि हमारी ग्रॉस एसेट की अमाउंट होगी। तो ग्रॉस एसेट की अमाउंट है हमारी ब्लैक कंपनी की 34,500 एंड वाइट कंपनी की 15,300। अब इसमें से हम हमारी जो लाइबिलिटीज़ हमने ली है उसे हम माइनस कर देंगे। तो लाइबिलिटी जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटार्स, यानी कि जो लाइबिलिटी हम ले रहे हैं ब्लैक कंपनी की है सिर्फ 7,500 रुपीज़ की, और वाइट कंपनी की जो क्रेडिटार्स हैं वो वाइट कंपनी ने उसकी सन्ड्री डेटार्स और कैश की अमाउंट जो रिकवर्ड की थी उसमें से पेड कर दिए हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगी, यानी कि सिर्फ ब्लैक कंपनी के क्रेडिटार्स न्यू कंपनी ने ले लिए हैं। तो अब ये क्रेडिटार्स को अगर हम माइनस कर देंगे हमारी ग्रॉस एसेट में, तो हमारे पास आ जाएगा नेट वैल्यूएशन। तो नेट वैल्यूएशन की जो अमाउंट है हमारी ब्लैक कंपनी की वो है 27,000 रुपीज़ एंड वाइट कंपनी की जो अमाउंट है वो है 15,300 रुपीज़ की। अब हमें बताया गया है कि एक गुडविल हमें पेड करना है दोनों भी कंपनी को, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी गई है। तो जो एडिशनल पेमेंट है गुडविल का उसे भी हम कर देते हैं यहाँ पर। तो एडिशनल पेमेंट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा हमारा। सो एडिशनल पेमेंट गुडविल का 8,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़ ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब नेट वैल्यूएशन में गुडविल की अमाउंट अगर हम मिला दें तो हमारे पास अमाउंट जो आएगी वो होगी अमाउंट पेएबल या फिर परचेस कंसिडरेशन की। तो जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो है 35,000 एंड 18,300 रुपीज़ की। तो ये जो अमाउंट है हमारी, ये अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। अब इस अमाउंट को हमें जो परचेस कंसिडरेशन बताया गया है वो पेड करना है इन शेयर्स में। अब शेयर्स जो देंगे वो हम हमारे शेयर्स 10 रुपीज़ के ईच है वो देंगे। और जो वाइट कंपनी थी उस वाइट कंपनी के डिबेंचर्स जो हैं वो डिबेंचर्स को हमने डिस्चार्ज कर दिया था और न्यू कंपनी के डिबेंचर्स को हमने इशू कर दिया था। तो न्यू कंपनी के जो डिबेंचर्स हमने इशू किए थे वो 6,000 रुपीज़ के ही किए थे, लेकिन उसको प्रीमियम में इशू किया था, 4% प्रीमियम में। तो जो अमाउंट बनेगी वो है 6,000 प्लस 240, टोटल 6,240 रुपीज़ के डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तो परचेस कंसिडरेशन की जो अमाउंट है वो पे करते हैं हम हमारी शेयर्स के साथ। तो शेयर्स जो है हमारे वो हो जाएंगे 35,000 रुपीज़ के ब्लैक कंपनी को और 12,060 रुपीज़ के वाइट कंपनी के, क्योंकि जो अमाउंट थी हमारी वो थी 18,300, तो उसमें से 6,240 रुपीज़ जो है वो हम डिबेंचर्स में पेड करने वाले हैं। तो डिबेंचर्स की जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 6,240 रुपीज़ माइनस कर देने हैं हमारी टोटल परचेस कंसिडरेशन से, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचती है 12,060 रुपीज़ की, वो अमाउंट हम देंगे शेयर्स में। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इशू करने पड़ेंगे वो है हमारे 3,500 शेयर्स ब्लैक कंपनी के लिए एंड 1,206 शेयर्स वाइट कंपनी के लिए।
तो ये जो है वो हमारी शेयर कैपिटल का वैल्यूएशन रहेगा। तो इसी तरह से हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है वो परचेस कंसिडरेशन हमने यहाँ पर निकाल दिया है। हमने एसेट टेक ओवर कर लिए, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली, पेमेंट का गुडविल का पेमेंट भी कर दिया और परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर लिया। परचेस कंसिडरेशन को हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स में भी पेड कर दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स को भी इशू कर दिया है। अब हम करेंगे हमारी क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाइट कंपनी लिमिटेड। अब वाइट कंपनी में हमें क्लोजिंग एंट्रीज करने को बताया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप में एंट्री करेंगे। फ्रेंड्स, अमालगमेशन की जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोफार्मा होता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस प्रोफार्मा को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये एंट्रीज कैसे बन रही है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उस लिंक को कॉपी कीजिए और उस फॉर्मेट को एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप में एंट्री करेंगे जहां पर हम हमारे जो बैलेंस शीट में अकाउंट शो कर रहे हैं उनको क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम हमारे एसेट को क्लोज करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है हमारे जो एसेट हमने टेक ओवर किए हैं, अब वाइट कंपनी के बुक्स में ये एंट्रीज हो रही हैं, तो वाइट कंपनी के जो कुछ भी एसेट टेकन ओवर किए हैं न्यू कंपनी ने, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अमालगमेशन में रियलाइजेशन अकाउंट निकाला जाता है क्योंकि अमालगमेशन में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन, दोनों कंपनीज जो डिसॉल्व होने वाली है, जो बंद होने वाली है, उनके ट्रांजैक्शंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में ही उसे हम आगे लाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को एट द एंड हमें क्लोज करना होता है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे जो एसेट टेकन ओवर किए हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारी एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1500 रुपीज़, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 6000 रुपीज़, टू स्टॉक अकाउंट 7800 रुपीज़। टोटल एसेट जो लिए हैं वो है 15300 रुपीज़ के। तो रियलाइजेशन अकाउंट को जो एसेट टेकन ओवर किए थे न्यू कंपनी ने उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारे पास और एसेट साइड में एसेट दिख रहे हैं जो कि है डेटार्स। तो डेटार्स जो है वो हमें वसूल करने हैं, यानी कि डेटार्स को हमें रिकवर कर देना है। तो डेटार्स हम कम्प्लीटली रिकवर दिखा देंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटार्स अकाउंट 2100 रुपीज़, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटार्स। क्योंकि हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि डेटार्स जो है वो हम यहाँ पर ही रखेंगे और उसमें से जो प्रोसीड्स आएंगी उस प्रोसीड से हम क्रेडिटार्स का पेमेंट करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है 2100 रुपीज़ हमारे पास आ चुके हैं, प्लस कैश में हमारे पास 1800 रुपीज़ है, यानी कि हमारे पास 3900 रुपीज़ है कैश में। तो अभी इस कैश अमाउंट को हम यूज़ करेंगे हमारी क्रेडिटार्स को पेड करने के लिए। तो हमारी थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी क्रेडिटार्स के पेमेंट की। एंट्री होगी हमारी सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3200 रुपीज़, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटार्स। तो हमने हमारी डेटार्स को भी रिकवर कर लिया और हमारी कैश और डेटार्स की बैलेंस को हमने यूटिलाइज किया है हमारी क्रेडिटार्स को पेड करने के लिए, और दोनों भी एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दी हैं। तो हमारी एसेट साइड क्लियर हो गई है और हमारी लाइबिलिटी साइड में जो हमारे क्रेडिटार्स थे उसे भी हमने पेड कर दिए हैं। अब डिबेंचर्स के लिए तो हम डिबेंचर्स ही इशू करने वाले हैं, तो यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को उसे डिस्चार्ज कर देना है। तो शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसे कि हमें ट्रांसफ़र करना होगा हमारी शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस पर शेयर होल्डर का ही क्लेम होता है। सो नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 10000 रुपीज़, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री अकाउंट्स। तो जो शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो हमने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो डिबेंचर्स थे उन डिबेंचर्स को भी हमें डिस्चार्ज कर देना है, यानी कि उनका भी पेमेंट हमें कर देना है। तो वो है 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 6000 रुपीज़। फ्रेंड्स, आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये क्लोजिंग एंट्रीज़ है वाइट कंपनी की। तो जब भी हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट्स हम यूज़ करते हैं वो अमाउंट्स जो बैलेंस शीट पे दिख रही है उसी अमाउंट से हमें हमारी अकाउंट को क्लोज करना होगा। अगर हम यहाँ पर रिवाइज्ड अमाउंट्स लेंगे, जैसे कि हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम में डिस्चार्ज किया था, या फिर हमने जो एसेट को वैल्यूएशन चेंज कर दी थी,
तो इन चीज़ों को अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग एंट्रीज में लाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट की अमाउंट जो है वो अमाउंट डिफर हो जाएगी, और हमारे जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो क्लोजिंग एंट्रीज करेक्ट नहीं बनेंगे, और हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे तो हमारी कंपनी भी क्लोज नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ का याद रखना है कि जो भी रीवैल्यूड है हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उनकी अमाउंट हम लिखेंगे हमारी परचेस कंसिडरेशन में, और वो जो एंट्रीज बनेंगी वो हमारी न्यू कंपनी के बुक्स में हमारी उस नई अमाउंट के साथ हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखे जाएंगे। जबकि क्लोजिंग एंट्रीज जब होती हैं वहाँ पर सारी बुक वैल्यूज़ में एंट्रीज होती हैं, जो वैल्यूज़ हमें बैलेंस शीट में दिखाई देती हैं उसी वैल्यू में से हमें हमारी अकाउंट को क्लोज कर देना होता है। इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिख रही है वो सारी बुक वैल्यू दिख रही है, और उसी वैल्यू से हमने हमारी जो कुछ भी अकाउंट से उन्हें क्लोज कर दिया है। तो बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पर हमारी फर्स्ट ग्रुप की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे हमारी सेकेंड ग्रुप की एंट्री, जो कि है परचेस प्राइस ड्यू और रियलाइजेशन अकाउंट की। तो जब भी हम परचेस प्राइस ड्यू कर रहे हैं उसकी एंट्री होती है हमारी कलर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब वाइट कंपनी के लिए हमारा जो परचेस कंसिडरेशन बन गया था वो था 18,300 रुपीज़ का। तो ये अब परचेस प्राइस जो है वो ड्यू हो गई है हमारी, तो उसकी एंट्री भी हमने कर दी है। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस है वो किस तरह से आ रहा है। तो अब तक हमने जो एंट्रीज की उसमें जो फर्स्ट एंट्री थी जहाँ पर रियलाइजेशन का अकाउंट है डेबिट साइड में, वहाँ पर है हमारे पास 15,300 रुपीज़। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को हमने यूज़ नहीं किया है, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस है हमारा, उस बैलेंस को हमें यूटिलाइज कर देना है, और उस बैलेंस को अब हम क्या करेंगे हमारे डिस्चार्ज के लिए यूज़ कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस तरह से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स को हमें प्रीमियम देना था। अब 4% से हमने डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम दिया है। डिबेंचर होल्डर की जो अमाउंट थी वो थी 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ पर 4% से जो प्रीमियम अमाउंट होती है वो होती है 240 रुपीज़ की। तो वो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी है 240 रुपीज़ की। और शेयर होल्डर्स के अकाउंट को अब 240 रुपीज़ यहाँ पर आ चुके हैं हमारे, तो 240 रुपीज़ में से रुपीज़ यहाँ पर दे दिए हैं। अब रिमेनिंग जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड में हमें दिख रही है, क्योंकि हमारी डेबिट साइड में जो बैलेंस था वो था 15,300 रुपीज़ का, और क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की जो बैलेंस है वो है 18,300 का। अगर इसको हम डिवाइड माइनस कर दें तो हमारे पास जो गैप आता है वो है 3,000 रुपीज़ का, और ये जो 3,000 रुपीज़ है रियलाइजेशन अकाउंट के वो है क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में ये अमाउंट दिख रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा गेन है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो 3,000 रुपीज़ में से 240 रुपीज़ जो थे वो 240 रुपीज़ हमने डिबेंचर्स की प्रीमियम के लिए यूज़ कर दिए हैं, और रिमेनिंग बैलेंस जो है 2,760 रुपीज़ का, जो कि हमारा प्योर प्रॉफिट है, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी शेयर होल्डर्स को। तो इसी तरह से हमारा जो प्रीमियम और हमारा जो प्रॉफिट है उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को हमारी शेयर होल्डर के साथ। तो ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप, इसमें हम एंट्री करेंगे परचेस प्राइस रिसीव्ड की और परचेस प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं परचेस प्राइस रिसीव्ड की। अब जो परचेस प्राइस हमें मिलने वाली है वाइट कंपनी को, वो जो मिलने वाली है वो शेयर्स में और डिबेंचर्स में मिलने वाली है। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि जो ओल्ड डिबेंचर्स थे वो विथ प्रीमियम न्यू डिबेंचर्स की इशू से कर दिए जाएंगे। तो परचेस कंसिडरेशन जो है वो हमारी परचेस कंसिडरेशन में हमने दिया हुआ है वाइट कंपनी का, जहाँ पर 6,240 रुपीज़ डिबेंचर्स में पेमेंट है, और 12,060 रुपीज़ जो है वो हमारे शेयर्स में इशू कर दिए हैं हमने। तो हमारी एंट्री बन जाएगी न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट 12,060 रुपीज़, न्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6,240 रुपीज़ टू कलर्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 18,300 रुपीज़। तो 18,300 का जो परचेस कंसिडरेशन है उसे हमने डिबेंचर्स एंड शेयर्स में पेड कर दिया है। बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उन डिबेंचर होल्डर्स को अब हम हमारे न्यू कंपनी के डिबेंचर होल्डर बना देंगे, यानी कि हमने पुराने डिबेंचर होल्डर को न्यू कंपनी के नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट 6,240 रुपीज़।
बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर होल्डर को फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने डिबेंचर्स का। और जो शेयर होल्डर्स थे हमारे, तो उन शेयर होल्डर्स को भी हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यू शेयर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जो न्यू शेयर्स की प्राइस हमें मिल रही है वो हमें नहीं मिलेगी, वो प्राइस हमारी शेयर होल्डर की है, तो उसे हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देना है। तो हमारी एंट्री बनेगी। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको, हमने पहली जो एंट्री की वो की थी एसेट ट्रांसफ़र की, उसके बाद हमने डेटार्स को रिलीज़ कर दिया था, और डेटार्स और कैश में जो हमारे पास अमाउंट आ गई थी उससे हमने क्रेडिटार्स को डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद में हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट थे उन प्रॉफिट की एंट्री कर दी थी, जिसे हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया था, और डिबेंचर होल्डर्स को भी हमने डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद में हमने परचेस प्राइस को ड्यू कर दिया था, और हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया था। रियलाइजेशन अकाउंट पर हमें प्रॉफिट हो गया था, तो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर्स को दिया था, और जो प्रीमियम हमें लगा था वो प्रीमियम हमने डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया था। देन हमने परचेस प्राइस रिसीव्ड कर दी, जो कि हमें शेयर्स और डिबेंचर्स में मिली थी। फिर उसके बाद हमने पुराने डिबेंचर होल्डर्स को न्यू डिबेंचर्स इशू कर दिए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और शेयर होल्डर्स को हमारे नए कंपनी के न्यू शेयर्स और कैश को दे दिया हमारे, जो कि हमारी कैश की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी थी। तो इसी तरह से हमारी जो एंट्रीज है वो एंट्रीज यहाँ पर हो जाती है। फ्रेंड्स, लास्ट एंट्री जो है हमारी, उसे हम फिर से एक बार देख लेंगे। अब जैसे कि हमें बैलेंस शीट में बताया गया था कि डेटार्स और कैश को हमें रिटेन करना है, और उसमें से हमें हमारी क्रेडिटार्स को पेड कर देना है। तो डेटार्स की जो अमाउंट थी हमारी वो थी 2100, और कैश में जो थी वो थी 1800, यानी कि टोटल अमाउंट जो थी हमारे पास वो थी 3900 रुपीज़ की। अब इन 3900 कैश में से हम लोगों ने क्रेडिटार्स पेड कर दिए थे 3200 रुपीज़ के, यानी कि हमारे पास वाइट कंपनी के पास कैश बैलेंस जो है वो कैश बैलेंस अभी भी है, जो कि है 700 रुपीज़ का। अब ये जो 700 रुपीज़ का कैश बैलेंस है वो कैश बैलेंस हमें पेड कर देना है हमारी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये जो कैश है वो शेयर होल्डर की कैश है। तो हमारी जो लास्ट एंट्री है उसे हम ठीक से करेंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो शेयर होल्डर को हम देंगे 12,060 रुपीज़ शेयर्स के प्लस 700 रुपीज़ जो कैश में बैलेंस हमारे पास अभी भी बचा हुआ है उसका। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट को टोटल अमाउंट हमारी मिलेगी 12,760 रुपीज़ की, टू न्यू शेयर्स अकाउंट 12,060 रुपीज़, टू कैश अकाउंट 700 रुपीज़, बीइंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मेड। जो कैश बैलेंस हमारे पास बचा हुआ था उस कैश को हमने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, और जो शेयर्स देने थे हमें वो शेयर्स को भी हमने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी तरह से हमारा जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। तो इसी तरह से हमारी जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ यहाँ पर बन जाती है, और वो एंट्रीज़ यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बनाएंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट को, जो कि हमारी कलर कंपनी की बैलेंस शीट है। तो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड हम यहाँ पर देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में जैसे कि हमें पता है हमारे पास शेयर कैपिटल है। अब टोटल शेयर्स जो हमने इशू किए हैं वो है 3,500 प्लस 1,206, यानी कि टोटल शेयर 4,706 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमारा जो शेयर कैपिटल बनेगा वो है 47,060 रुपीज़ का। अब हमने डिबेंचर्स भी इशू कर दिए हैं, जो कि 5% डिबेंचर्स थे, एट प्रीमियम हमने इशू किए थे, जिसकी वैल्यू हो गई थी 6,240 रुपीज़ की। तो हमारे पास है 5% डिबेंचर्स 6,240 रुपीज़ के। अब हमने लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटार्स टेक ओवर किए थे करंट लाइबिलिटी में, उसे हम लिख देंगे 7,500 रुपीज़ से, जो कि हमने लिए थे ब्लैक कंपनी के। अब एसेट साइड में हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में हम सबसे पहले लिखेंगे गुडविल, जो कि हमें प्रॉब्लम में बताई गई थी। तो दोनों कंपनी की मिलकर हमारे पास जो गुडविल थी वो है 11,000 की, 8,000 प्लस 3,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी हमने दोनों कंपनी की परचेस की है 2,500 प्लस 1,500। टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो बनेगी हमारी 4,000 रुपीज़ की होगी कलर कंपनी की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी हमने ली है 10,500 प्लस 6,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो है टोटल हमारी 16,500 की। मोटर व्हीकल जो है वो हमने परचेस की थी 3,000 रुपीज़ से, तो मोटर व्हीकल आएंगे 3,000 रुपीज़ में। साथ ही साथ कुछ करंट एसेट भी हमारे पास थे। करंट एसेट में स्टॉक जो था वो था 13,800 का, दोनों कंपनीज का मिलाकर हमने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। सन्ड्री डेटार्स जो थे वो सिर्फ ब्लैक कंपनी के हमने लिए हैं, क्योंकि वाइट कंपनी के डिस्चार्ज कर दिए गए थे। सो सन्ड्री डेटार्स 8,200, और कैश भी हमने सिर्फ ब्लैक कंपनी की ली है। वाइट कंपनी की कैश जो है वो हमने डिस्चार्ज कर दी थी क्रेडिटर्स को पेड करने के लिए, और रिमेनिंग कैश जो थी वो हमने शेयर होल्डर्स को पेड कर दी है। तो इस तरह से
हमारी जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट कलर कंपनी की यहाँ पर बन जाती है। तो हमारी बैलेंस शीट की अगर हम टोटल कर दें तो टोटल अमाउंट आती है हमारी 60,800 रुपीज़ की। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर न्यू एडजस्टमेंट देखी, जहाँ पर हमने डिबेंचर्स जो है उन डिबेंचर्स को डिस्चार्ज कर दिया था प्रीमियम में। यानी कि पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को हमने डिस्चार्ज तो कर दिए थे प्रीमियम में डिबेंचर्स, लेकिन वो जो डिस्चार्ज किया था उसके लिए नई कंपनी ने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए थे। और ये जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं वो उसका पर्पज़ ही यही था कि पुराने डिबेंचर्स को हम डिस्चार्ज कर सकें। तो उसकी एंट्री भी हमने एडजस्ट कर कर रखी हुई है, एंट्रीज भी हमने अच्छे से दे दी है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ना ना भूलें, मैं सारी क्वेरीज को आंसर कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे लग रहे हैं इसके बारे में बताना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी सारी वीडियोस को शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे पढ़ते रहें, ताकि आपको ये सारी कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, अमालगमेशन के सॉल्व्ड प्रॉब्लम की सीरीज़ में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।